1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट क्या था, इसकी क्या विशेषता हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सब सवालों के जवाब आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। एक्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, यानी इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड अगर समझ में आ गया तो एक्ट पढ़ना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। सबसे पहले वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती है और ट्रेड करती भी है, यानी 1600 से लेके 1757 के प्लासी का युद्ध के पहले तक वह ट्रेड करती है। यहाँ से सस्ती चीज़ें खरीदती है और यूरोप में बहुत महंगे दामों पर बेचती है। लेकिन क्या होता है, अगर कि उसको शासन करना पड़ता है तो शासन करने के लिए उसको मजबूर किया जाता है, यानी कि एक तरह से ये मान लो कि उसको तोहफे में शासन मिल रहा था तो वो क्यों ना करे शासन। 1600 में आई थी। 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। उसमें जो वहाँ का बंगाल का गवर्नर, बंगाल का राजा होता है, बंगाल का राजा यानी कि वहाँ का नवाब होता है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला क्या होता है, इनकी आपस में अंग्रेज़ों की सिराजुद्दौला से बनती नहीं है, तो इसलिए उन दोनों में बीच में मतभेद हो जाते हैं और एक प्लासी का युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेज़ों की जीत होती है। इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज़ों को लगने लगता है कहीं ना कहीं कि हमारी पावर क्या है और हम थोड़ा रूल यानी कि शासन भी कर सकते हैं। इसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। इसमें भी एक साथ 3 नवाबों को हरा देते हैं ये लोग। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 1757 का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। और 1764 का युद्ध होता है, उसमें भी इन लोगों की, राजाओं की हार होती है और अंग्रेज जीत जाते हैं। तो वहाँ से इनका एक एम बन जाता है कि हम भारत में शासन कर सकते हैं और इनके हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत, शक्ति इनके हाथ में आ जाती है, यानी कि इनको दीवानी मिल जाती है बंगाल की, उड़ीसा की और बिहार की, जो पहले बहुत बड़े राज्य हुआ करते थे। तो इन तीनों राज्यों की इनको क्या मिल जाती है, दीवानी मिल जाती है। उसके बाद जो इंग्लैंड में ब्रिटेन सरकार होती है तो वो सोचती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर राज्य करने लगी है, यानी कि शासन करने लगी है, तो हमारा भी कुछ उसमें योगदान होना चाहिए। क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो इंग्लैंड का ही यानी कि ब्रिटेन का ही वहाँ पर नाम आगे आएगा, क्योंकि अगर वहाँ की कंपनी यहाँ पर शासन कर रही है तो ब्रिटेन का ही नाम आगे आएगा। इसलिए उसने कंपनी की शक्तियों को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम बनाना शुरू कर दिए। इन नियमों को हम एक्ट कहते हैं। और सबसे पहला उसने जो नियम बनाया यानी कि जो एक्ट दिया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वहाँ से पास करके भेजती है, जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं थीं, वो हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको जानना है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में तो आप पहले पुराना वाला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी। उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, लेकिन वो एक्ट इतना प्रभावी नहीं था, इसलिए उसको पढ़ना भी इम्पोर्टेंट नहीं, उससे क्वेश्चन नहीं बनते। तो 1781 के बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी अंग्रेज़ लोगों को, ब्रिटेन की सरकार को, क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां थीं, जिन कमियों को 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट दूर नहीं कर पाया था। उन कमियों को दूर करने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, इस एक्ट का जो विशेषता होती हैं, मेन विशेषताएं क्या हैं इसकी वो देख लेते हैं। ये एक्ट आने से कंपनी के जो कार्य होते हैं, जो कार्य कंपनी पहले करती थी, सारे कार्यों को वो खुद देखती थी। इस एक्ट के आने के बाद कंपनी के कार्यों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कंपनी के जो काम होते हैं उसको बांट दिया जाता है 2 भागों में। पहला राजनीतिक, दूसरा वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक।
तो राजनीतिक काम को अलग कोई डिपार्टमेंट देखेगा और वाणिज्य को कोई अलग डिपार्टमेंट देखेगा। वो डिपार्टमेंट कौन कौन से थे वो हम आगे देखते हैं। और दूसरी इसकी विशेषता है कि इस एक्ट ने द्वैध शासन का शुभारंभ कर दिया। यानी कि द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन वह शासन होता है किसी देश में दो तरह से शासन करना, यानी कि दो तरह से रेगुलेट किया जाना चाहिए। अगर जैसे कहीं शासन हो रहा है तो वहाँ पे मतलब केंद्रीकरण ना होके दो लोग शासन करते हैं, यानी दो संस्थाएं भी हो सकती हैं, वो दो लोग भी हो सकते हैं, यानी कुछ भी मतलब दो तरह से दो लोगों के द्वारा वहाँ पर शासन किया जाता है। तो दो लोग कौन कौन से थे? तो कंपनी ने क्या था, जो 1773 में निदेशक मंडल बनाया था, जिसको अपन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, उसको निदेशक मंडल बोलते हैं। उसके जो मामले थे यानी कि व्यापारिक मामले निदेशक मंडल देखता था, और राजनीतिक मामले कौन देख रहा था? नियंत्रण बोर्ड या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये नया निकाय था जिसको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया था। तो व्यापारिक मामले कौन देख रहा था? निदेशक मंडल, जो पहले से चला रहा था। कौन से एक्ट से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और जो नया बनाया था यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो नया निकाय बनाया था वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड। एक नया है इसमें। तीसरी इसकी विशेषता है कि नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को मेंशन किया गया था इस एक्ट में। उसकी शक्ति क्या क्या थी? यानी सभी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधियाँ, यानी टैक्स से संबंधित जो भी कार्य थे उस सारे कार्यों का और नागरिकों का और सैन्य सरकार का अधीक्षण व नियंत्रण करना था इसका काम। यानी नियंत्रण बोर्ड जो नया बनाया गया था निकाय, उसका काम क्या था? सभी सैन्य सरकार, सभी नागरिक, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण, यानी उसका एक तरह से उसको निर्देश देना एवं नियंत्रण करना। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण था, जिनको जान लेना चाहिए। पहला कारण क्या था? पहला कारण था कि भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उसको पहली बार क्या ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यानी कि भारत में कंपनी का जो क्षेत्र था उसको कंपनी का क्षेत्र न बोलकर ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बोला जाने लगा। दूसरा क्या था? दूसरा इसका रीज़न था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन में पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। कौन से एक्ट में? पिट्स इंडिया एक्ट में। यानी कि नियंत्रण किसके पास आ गया? पूरा नियंत्रण आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यह एक्ट यहीं समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, कुछ समझने सीखने को मिला होगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।